In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praises and thanks are due to Allah. Blessings and peace be upon His messenger. My dear students, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सेकंड डिवीजन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में हमने डिस्कशन की थी फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट इज कूलॉम्स लॉ till the article Gauss's law and its applications. In today's lecture, we will cover electric potential and potential difference, then electric field strength as potential gradient, then we will move to electric potential at a point due to a point charge, then we will cover the small article electron volt, then we will move on the comparison between gravitational force and electric force, and last but not the least, we will cover charge on electron by Millikan eyedrop method. So first of all, let's start from electric potential difference. Electric potential difference basically क्या होता है? Potential difference between 2 points A and B in an electric field is defined as the work done in carrying a unit positive charge from A to B while keeping the charge in equilibrium is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास दो मेटल प्लेट्स हैं जिनके अपर वाली प्लेट्स पे लेट से पॉजिटिव चार्ज है, लोअर वाली प्लेट ए पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को हाई पोटेंशियल ट्रीट किया जाता है, नेगेटिव वाली प्लेट को हम लो पोटेंशियल ट्रीट करेंगे। तो अगर मेरे पास यहाँ पे कोई चार्ज मौजूद हो, लेट से ये मेरे पास चार्ज है Q0 और ये टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज बाय डेफिनेशन पॉजिटिव होता है। अब इस चार्ज को इस वाले लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ले जाने में जितना भी वर्क करना पड़ेगा उसको हम नाम देंगे इट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब आई कैन से पोटेंशियल डिफरेंस जो है इट इज बेसिकली द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। अगर इस चार्ज की वैल्यू मैं 1 कूलम कर दूं तो मेरे पास जो वर्क डन है वो एग्जैक्टली बराबर आ जाएगा डेल्टा वी के, जो कि यहां पे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इस डेल्टा वी को मैं यूं भी लिख सकता हूं, इट इज वी बी माइनस वी ए। तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, या इसको मैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकता हूं कि जो भी वर्क इस चार्ज पे मैं करूंगा इसको ए वाले मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ले जाने में जितना भी मैं वर्क करूंगा वो सारे का सारा वर्क जो है किस फॉर्म में अपीयर होगा? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस डेल्टा यू इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड में हम कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हम अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड मूव करते हैं तो उस बॉडी के ऊपर किया गया जो वर्क होता है वो अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जस्ट लाइक दैट यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इट इज डाउनवर्ड इन डायरेक्शन। हम चार्ज को लेके जा रहे हैं अगेंस्ट द फील्ड और चार्ज हमारे पास है पॉजिटिव वाला। तो याद रखिएगा जब भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो हमारे पास होता है उसको हम अगेंस्ट द फील्ड मूव करेंगे तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी और वो वर्क डन जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ चंद एक बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पहली प्रॉपर्टी क्या? ये स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज वेरी सिंपल, डेल्टा वी वर्क ओवर चार्ज है तो इट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। सेकेंडली हम देखते हैं जी डेल्टा वी, इसके यूनिट्स क्या होंगे पोटेंशियल डिफरेंस के? पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके यूनिट्स जो एसआई यूनिट्स हैं वो क्या है? वोल्ट। और 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। कब? जब हमें 1 कूलम चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक मूव करने में कितना वर्क करना पड़े? 1 जूल वर्क करना पड़े। तो पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट्स क्या बनेंगे हमारे पास? वोल्ट। एंड थर्ड पॉइंट इज
पोटेंशियल डिफरेंस इज एनालॉगस टू प्रेशर डिफरेंस। जस्ट लाइक हम फ्लूइड्स में बात करते हैं कि किसी फ्लूइड सिस्टम में हमारे पास वाटर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस, और प्रेशर डिफरेंस होगा तो फ्लूइड जो है वो पाइप सिस्टम में मूव करेगा, अदरवाइज फ्लूइड मूव नहीं करता। जस्ट लाइक दैट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास उसी चीज का एनालॉगस होता है। दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन टाइप थिंग, तो इसको हम एज अ इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसका एनालॉगस है। देन हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसकी साइड इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं दो, एक ईसीजी है और एक ईईजी है। ईसीजी के अंदर हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं बिटवीन पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट क्या कर रहा होता है, कौन कर रहा होता है, हार्ट जनरेट कर रहा होता है। जबकि ईईजी के अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करते हैं और वो कौन जनरेट करता है, ब्रेन जनरेट कर रहा होता है। तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन बेस्ड चीजें थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। प्रीवियसली हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अभी देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इसको हम एब्सोलूट पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी मिलती जुलती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से, एक छोटा सा फर्क आएगा। लेट्स सी, लेट्स अज्यूम मेरे पास ये एक चार्ज है, दिस इज चार्ज क्यू। इस चार्ज के गिर्द ये रीजन जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। अगर इस रीजन से बाहर चला जाऊं यहां पे मिसाल के तौर पे, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाता है। अब ये वाला पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, अगर इसको मैं डिस्टेंस की टर्म्स में बात करूं तो ये पॉइंट होगा एट इंफिनिटी। अब अगर इस चार्ज को यहां पे मैं कोई टेस्ट चार्ज प्लेस कर दूं और इस टेस्ट चार्ज को मैं इस वाले इंफिनिटी पॉइंट से इसको लेकर आऊं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर, तो इस चार्ज को इंफिनिटी से लेकर किसी पॉइंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है वहां तक लाने में जो भी वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को हम नाम देंगे दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए सिंगल पॉइंट। बेसिकली यहां पे भी दो पॉइंट्स ही होते हैं, ये भी एक्चुअली में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारे पास जिन दो पॉइंट्स के दरमियान बॉडी मूव कर रही है उनमें से जो इन्फिनिटी वाला पॉइंट है उसका पोटेंशियल जीरो होता है। तो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है V, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट का पोटेंशियल है, माइनस जीरो कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दीज आर बेसिक डेफिनेशंस एंड फ्यू प्रॉपर्टीज जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड हैं। नाउ जो वर्क डन हम इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में करते हैं किसी चार्ज के ऊपर, उस चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ले जाने में अगर उस वर्क डन की वैल्यू न्यूमेरिकल वाइज जो है वो क्वेश्चन में पूछ ले, तो उस वर्क डन की वैल्यू जो है हम मालूम करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, W is equals to Q, that will be the amount of charge and multiplied by delta V। ये डेफिनेशन बेसिकली इसी से हमने जो है इसको रीअरेंज किया है कि वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज जो था दैट वाज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से वर्क को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला जो वर्क डन का है, दिस फॉर्मूला इज मोर और लेस सिमिलर टू दिस फॉर्मूला जो हम ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन जो है कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड में हम क्या करते हैं, जब बॉडी को किसी हाइट पे लेके जाते हैं तो उसके ऊपर होने वाला वर्क मालूम करने के लिए mg को मल्टीप्लाई कर देते हैं डेल्टा h के साथ। यहां पे फॉर्मूले में क्या है, mg यहां पे वेट था बॉडी का, यहां पे उसी जो है वो सिमिट्री में हमारे पास q क्या होगा, चार्ज होगा जो उस ऑब्जेक्ट पे प्रेजेंट होगा जिसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, और यहां पे डेल्टा h क्या था, हाइट थी जो हम मूव करते थे। यहां पे डेल्टा v क्या होगा, दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस, जिस पोटेंशियल डिफरेंस को लो पोटेंशियल से हम मूव करके हाई पोटेंशियल पे जा रहे होते हैं। तो इन वन वे वी कैन ऑल्सो थिंक के ये जो यहाँ पे हाइट है, ये वाली हाइट, और यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर हाइट की जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो वी कैन ऑल्सो से के पोटेंशियल डिफरेंस इज एनालॉगस टू द लेवल या हाइट।
जब हम इसको मैकेनिक्स में या इसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क डन से कंपेयर करते हैं तो वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस जो है किसका एनालॉगस बनता है, हाइट का बनता है या लेवल का बनता है। प्रीवियसली हमने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रेशर का एनालॉगस है, यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस किसका एनालॉगस बन रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज बिकमिंग एनालॉगस ऑफ हाइट। तो अगर दोनों की ऑप्शन मौजूद होगी तो बोथ को चूज कर लेंगे, हाइट और प्रेशर डिफरेंस। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन मौजूद होगी एमसीक्यूज के अंदर तो हम जो है इसको चूज कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन क्या है। तो डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम उस रिलेशन पे मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, this is the electric field strength, it is related with potential by this formula. Electric field strength is equals to negative of delta V over delta R। यहाँ पे डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल्टा R होगा उन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस जिन दो पॉइंट्स के दरमियान हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं। या यूं कह लें कि अगर हमारे पास यही वो प्रीवियस वाली मेटल प्लेट्स हैं ए और बी, हाई और लो पोटेंशियल, हमारे पास एक चार्ज है जिसको हम मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेट लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल, तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस हम कंसीडर कर रहे हैं दैट इज डेल्टा आर, और जो पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं दैट इज डेल्टा वी। तो हमारे पास इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एग्जिस्ट करने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम मालूम कर सकते हैं, E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर एज एमसीक्यूज आर कंसर्न। तो इस फॉर्मूले के अंदर अब देख लेते हैं ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कब कब होना है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स क्या पॉसिबल आ सकते हैं और एक दो और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला। पहले नंबर पे ये फॉर्मूला जो है वो याद रखिएगा, एप्लीकेबल होता है सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए। ये वाली जो हमने मेटल प्लेट्स कंसीडर की थी, ये ए वाली प्लेट और बी वाली प्लेट, इन दोनों के दरमियान फील्ड जो है वो सेंट्रल रीजन में यूनिफॉर्म ही होता है। तो इन प्लेट्स के लिए हम जो है ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास आइसोलेटेड चार्ज आ जाए लाइक दिस, इस आइसोलेटेड चार्ज के गिर्द भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है ना, इस चार्ज के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज इस चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने अगर इसके यूनिट्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन थी हमारे पास F ओवर Q। यहां से अगर यूनिट्स देखे जाएं तो इसके यूनिट्स बनेंगे न्यूटन पर कूलम। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस ओवर डिस्टेंस, तो इसके अकॉर्डिंगली इसके यूनिट बन जाएंगे वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के फिर यूनिट्स हम दोनों यूज कर सकते हैं, न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव साइन जो यहाँ पे आ रहा है, ये नेगेटिव साइन ये शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो की तरफ होती है। जैसा कि इस वाली डायग्राम में हम देख भी सकते हैं कि पॉजिटिव प्लेट हाई पोटेंशियल है, नेगेटिव प्लेट लो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ डायरेक्टेड हैं। तो नेगेटिव साइन जस्ट एमसीक्यू वाइज हम याद रख सकते हैं, नेगेटिव साइन शोस इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल, या यूं भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स लो पोटेंशियल। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो हमने डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर डिस्कस किया, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट मैं नाम दे रहा हूं, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट बेसिकली होता क्या है बाय डेफिनेशन? पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द मिनिमम डिस्टेंस। मेरी मुराद डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, अगर इसमें डिस्टेंस की वैल्यू दोनों प्लेट्स के दरमियान मिनिमम कर दी जाए, इतनी कम कर दी जाए कि डेल्टा आर अप्रोच करना शुरू कर दे जीरो को, तो ये वाली जो रेशो है इसका आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा दिस रेशो इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब डेल्टा आर को यहां पे हम जीरो नहीं कर सकते, अगर जीरो कर देंगे तो दोनों प्लेट्स पे चार्ज जो हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव से मिलकर न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। तो बहरहाल पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम रेट
ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? इट शुड बी मिनिमम डिस्टेंस। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हम ये 2-3 आर्टिकल्स इकट्ठे कवर करके इनसे रिलेटेड अभी एमसीक्यू भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमने डिस्कस किया एब्सोल्यूट पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, हमने डिस्कस किया कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो उसका फॉर्मूला और उससे रिलेटेड जो की पॉइंट्स थे। अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज Q मौजूद है। इस पॉजिटिव चार्ज से कुछ डिस्टेंस r a के ऊपर एक पॉइंट है मेरे पास A, और एक और पॉइंट जो हम इस वाले आर्टिकल के अंदर पोटेंशियल की डेरिवेशन में एज्यूम करते हैं और बाद में उस पॉइंट को इन्फिनिटी पे शिफ्ट कर देते हैं। लेट्स एज्यूम दैट इज B पॉइंट। B पॉइंट का डिस्टेंस चार्ज से कितना है? इट इज RB। अगर मैं मालूम करना चाहूं कि Q चार्ज की वजह से A वाले पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, B वाले पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, या इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉइंट मैं ले लूं उस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल, या इसको हम कहते हैं पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी। अब हमने पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा था डेफिनेशन के अंदर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसका फाइनल फॉर्मूला हमारे पास जो आता है दैट इज V इज इक्वल्स टू K Q ओवर R। यहाँ पे K क्या है? कूलॉम कांस्टेंट है। Q क्या है? चार्ज की वैल्यू है। R क्या है? हमारे पास उस पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। दिस रिलेशन शोज दैट कि जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज प्रेजेंट, जिस चार्ज के फील्ड के अंदर हम डिस्कशन कर रहे हैं। सेकंड थिंग इज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। जितना दूर पॉइंट लेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑटोमेटिकली, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस थिंग। और इसको इनवर्स रिलेशन है चूंकि यहाँ पे, तो इसको अगर हम ग्राफिकली डिस्क्राइब करेंगे तो हमारे पास वही वाला बॉयल्स लॉ वाला ग्राफ आएगा। जैसे बॉयल्स लॉ में हम कहते हैं प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ कैसा आता है? वो एक डिकेइंग कर्व आती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास ग्राफ ऐसा ही आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये मेरे पास चार्ज है, इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाह रहा था, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना चाह रहा था। अब इस चार्ज और इस पॉइंट के दरमियान अगर मेरे पास कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए तो उस केस के अंदर पोटेंशियल का फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। पोटेंशियल के फॉर्मूले के अंदर मॉडिफिकेशन क्या आएगी? नॉर्मली K की वैल्यू K हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या आएगा? मीडियम वाले केस में K की वैल्यू आ जाएगी, मीडियम के केस में K हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। यहाँ पे एप्सिलॉन R क्या होगा? इट विल बी हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इस K की वैल्यू को पुट करने के बाद जो फाइनल हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल का रिलेशन बनेगा मीडियम के केस में, वो बनेगा V वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन R। मतलब हमारे पास जो भी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वैक्यूम के केस में इस पॉइंट पे, उसको हम एप्सिलॉन R से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा मीडियम के केस में। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक या एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अब बिफोर स्विचिंग टू द एमसीक्यूज इन आर्टिकल से जो रिलेटेड हैं उनको डिस्कस करने से पहले एक और की पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद चंद एक की पॉइंट्स इन तीनों आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट की पॉइंट फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिक और एब्सोल्यूट पोटेंशियल इज VAB। अगर इस वाली डायग्राम के अंदर मैं A वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट B वाले पॉइंट दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस मालूम करना चाहूं, VA माइनस VB, हम कैसे लिखेंगे? ये डेरिवेशन के दौरान में ही ये एक रिलेशन आता है। इसी वाले रिलेशन में हम RB की जगह पे बाद में इन्फिनिटी पुट करते हैं तो हमारे पास वो बन जाता है फाइनल फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू KQ ओवर R वाला। इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास VAB इज इक्वल्स टू VA A वाले पॉइंट का पोटेंशियल माइनस VB एंड इट विल बी इक्वल्स टू KQ इंटू 1/RA माइनस 1/RB।
तो याद रखिएगा अगर वी ए बी मालूम करना है तो यहाँ पे बटे में 1/RA माइनस RB आएगा, अगर वी बी ए होगा तो ये वाइस वर्सा हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला हम याद रखेंगे। हो सकता है कि ये एक आइसोलेटेड चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स देके, दोनों के डिस्टेंसेस देके, आर ए की वैल्यू दे दे हमें, आर बी की वैल्यू दे दे और चार्ज प्रेजेंट की वैल्यू दे दे, तो हमसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब चंद एक की पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग ऑल द 3 आर्टिकल्स जो हमने प्रीवियसली पढ़े। फर्स्ट की पॉइंट इज अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी रीजन ऑफ स्पेस में कांस्टेंट हो देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन विल बी जीरो। ये हमारे पास एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि अगर किसी रीजन ऑफ स्पेस में क्या हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो, तो उस रीजन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो याद रखिएगा अगर हमारे पास किसी रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो पोटेंशियल डिफरेंस उस रीजन में क्या हो जाएगा, जीरो। अब इस फॉर्मूले को जब हमने डिस्कस किया था तो E बराबर था माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब ये बात हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना है, जीरो होना है। लेकिन एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आ जाएं तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस में ये वाली बात जो है वो जरूरी नहीं कि ट्रू हो। इनफैक्ट इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के लिए ये वाली बात ट्रू नहीं होती। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जीरो नहीं होता। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस को भी अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास यहां तक फिर क्या रिजल्ट बना, अगर एमसीक्यू में आ जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी रीजन में कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टेटस बताएं। और हमारे पास एक ऑप्शन में आया इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, दूसरी ऑप्शन में आया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन जीरो होगा, तीसरी ऑप्शन के अंदर आए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होगा, फोर्थ ऑप्शन के अंदर आ जाए जी नन ऑफ दीज। तो यहां पे हम चूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। लेकिन अगर चार्ली ऑप्शन में लिखा होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस रीजन में क्या है, मे बी जीरो, मे बी वाली पॉसिबिलिटी होती, तो हमने फिर डेफिनेटली क्या करना था, इस आंसर को चूज करना था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में जीरो हो भी सकता है और जब इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की बात करेंगे तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है कि जीरो ना भी हो। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज आएंगी तो फिर हम मे बी पे मूव करेंगे। अगर मे बी वाली ऑप्शन नहीं है तो फिर हम जीरो को चूज करेंगे। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वो क्या होती है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज के गिर्द मैं स्फीयर से ज्यूम कर लेता हूं विद द चार्ज एट द सेंटर, तो वो जितने भी मैं स्फीयर से ज्यूम करूंगा वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होंगी। जैसा कि यहां पे मेरे पास अगर इस डायग्राम को मैं देखूं तो ये मेरे पास एक चार्ज है जिसको मैंने यहां पे प्लेस किया हुआ पर्टिकुलर पॉइंट पे। इस चार्ज को सेंटर बना के मैंने यहां पे एक ये स्फीयर ड्रॉ किया, यहां पे सर्कल लग रहा है 3 डायमेंशन में, दिस विल बी स्फीयर। इस स्फीयर के ऊपर अगर मैं ए वाले पॉइंट की बात करूं, बी वाले पॉइंट की बात करूं, यहां पे 10 15 20 जितने मर्जी पॉइंट्स ले लूं इस स्फीयर पे, उन सारे के सारे पॉइंट्स का जो पोटेंशियल होगा वी ए वी बी और भी जितने पॉइंट्स इस पे लूंगा सारे के सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस बात करूं ए और बी के दरमियान, तो अगर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। सिमिलरली अगर मैं इस वाले स्फीयर के ऊपर पॉइंट्स ले लूं, इस वाले स्फीयर पे सी पॉइंट ले लूं, डी पॉइंट और कोई पॉइंट्स यहां पे ज्यूम कर लूं, तो सारों का पोटेंशियल आपस में सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे भी क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं डेल्टा वी ए सी की, मतलब ए वाले पॉइंट और सी वाले पॉइंट का कंपैरिजन करूं, तो ए का पोटेंशियल डेफिनेटली सी वाले पॉइंट से डिफरेंट होगा, क्योंकि ए वाले पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो 4 से कम है, सी वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 4 से क्या है, ज्यादा है। तो दोनों पे ऑटोमेटिकली जो है वो पोटेंशियल जो एब्सोल्यूट है उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। तो यहां पे हम ये चीज नहीं कह सकते कि जी इक्वी पोटेंशियल अगर दो डिफरेंट सरफेसेस हैं
तो उनके दरमियान भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। ऐसा नहीं है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर जितने मर्जी पॉइंट ले लें एक सरफेस के ऊपर, उनका आपस में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। वन अनदर प्रॉपर्टी जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में ट्रू है, दैट इज कि वर्क डन ए से बी तक या सी से डी तक जो है वो 0 होगा। क्योंकि ए और बी के दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो ए से बी जाते हुए या बी से ए आते हुए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये बात भी यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड रेड वेक्टर है, ब्लू सरफेस जो इक्वी पोटेंशियल है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री एंगल बना रहा है। दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन। इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। दिस इज अनदर गुड इंफॉर्मेशन कि अगर हम इन दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। एंड देन वर्क डन फ्रॉम वन इक्वी पोटेंशियल सरफेस टू अदर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये वर्क डन का वही फॉर्मूला है जो प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया था कि वर्क डन बराबर होगा वो चार्ज जिसको डिस्प्लेस कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी जिस पोटेंशियल डिफरेंस में उसको मूव करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आ गए। इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस वाले कॉन्सेप्ट में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 है, लेकिन ए अगर हम बात करें इस रीजन ऑफ स्पेस की तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। तो हमारी ये वाली बात भी यहाँ पे वेरीफाई हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास की पॉइंट है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स के दरमियान एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मूव करें जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, तो दो पॉइंट्स के दरमियान जब डिस्टेंस मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस उन पॉइंट्स के दरमियान निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज किया करेंगे। ये फॉर्मूला भी अगेन उसी फॉर्मूले से बना है, माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अब अगर मैं ये नेगेटिव साइन को इग्नोर करके मैग्नीट्यूड्स को डिस्कस करूं तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अब डेल्टा आर को आई कैन राइट के डेल्टा आर जो है इट इज द डी डिस्टेंस। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव प्लेट, चार्ज अंदर वाली साइड पे आएगा, यहाँ पे चार्ज नहीं आएगा, ये नेगेटिव प्लेट ए वाले पॉइंट से, इस पॉइंट से मैं मूव करता हूं यहां तक, तो मेरे पास इस दौरान में जो डेल्टा वी कवर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों प्लेट्स का जो डिस्टेंस होगा। तो ये मेरे पास डेल्टा वी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जी। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर अ हॉलो चार्ज स्फीयर। हमारे पास ये सारी चीजें ट्रू होती हैं। अगर मेरे पास ये एक हॉलो चार्ज स्फीयर है, ये चार्ज जो है वो सारे का सारा आउटर वाली साइड पे कंसंट्रेटेड होगा। तो अगर हॉलो चार्ज स्फीयर की बात करूं तो हॉलो चार्ज स्फीयर के बाहर अगर मैं मूव करता जाऊं डिस्टेंस अवे फ्रॉम द चार्ज, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर मूव करने से डिक्रीज होगा। किस रिलेशन के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जबकि अगर इसके अंदर बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसिस लॉ की पहली एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग 0 होगा। लेकिन अगर हम इस हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो याद रखिएगा हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं होती, उसकी वैल्यू हम मालूम करते हैं इस फॉर्मूले से। ये बेसिकली वही K है, ये Q चार्ज की वैल्यू है जो सरफेस उस वाली हॉलो चार्ज स्फीयर पे मौजूद है। R क्या होगा? उस हॉलो चार्ज स्फीयर का रेडियस होगा। तो हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर कोई भी पॉइंट ले लें, उस पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा जो पोटेंशियल हॉलो चार्ज स्फीयर की सरफेस के ऊपर मौजूद है। तो याद रखिएगा हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर जिस मर्जी पॉइंट पे ले लें पोटेंशियल की वैल्यू 0 नहीं होगी, पोटेंशियल विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू जो उसकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, और उसको मालूम करेंगे हम के क्यू ओवर कैपिटल आर, जबकि कैपिटल आर क्या है? उसका रेडियस है। लेकिन अगर हम उस हॉलो चार्ज स्फीयर से बाहर मूव करना शुरू कर दें, डिस्टेंस उससे दूर जाना शुरू कर दें, तो तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग के क्यू ओवर आर के अकॉर्डिंग डिस्टेंस के साथ कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया हॉलो चार्ज स्फीयर वाला कॉन्सेप्ट। इसमें भी एक दफा वही वाली बात वेरीफाई हो रही है जो हमने यहां पे बोली थी
कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर किसी रीजन में कांस्टेंट हो तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। जीरो होने वाली पॉसिबिलिटी जो है ये हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर हम देख सकते हैं, और नॉन जीरो होने वाली पॉसिबिलिटी जो है वो यहां पे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस में देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम कंपैरिजन कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्ब फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो कंपैरिजन में सिंपल वही वाले फॉर्मूले जो हम सारे के सारे ये डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर बात की जाए तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, जबकि ये आर क्या है, डिस्टेंस है उस पॉइंट का फ्रॉम द चार्ज जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू देख रहे हैं। और सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी डिस्टेंस के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास किसी एक पॉइंट के ऊपर, लेट्स से ये मेरे पास कोई पॉइंट है ए, दिस इज ए पॉइंट, इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना चाहता हूं नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से। मेरे पास एक चार्ज Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है, सो मैनी चार्जेस जो हैं वो पड़े हुए हैं इस रीजन में। मैं मालूम करना चाहता हूं इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल जो है ए वाले पॉइंट पे सारे चार्जेस की वजह से क्या है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, किसी भी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक या एब्सोल्यूट पोटेंशियल ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सारे चार्जेस की वजह से जो अलग अलग पोटेंशियल है उसको क्या कर लेंगे, ऐड अप कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा उस पॉइंट पे। सो हम सारे के सारे पोटेंशियल्स को ऐड करेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं चंद एक एमसीक्यूज जो इन आर्टिकल से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन इज, if the magnitude of electric field at a point is equal to electric potential at that point। हमारे पास सिचुएशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड वो कह रहा है बराबर है। तो कहता है देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पॉइंट चार्ज क्या होगा। तो हमें पता है कि v को अगर हम रिलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस से तो फॉर्मूला आता है v इज इक्वल्स टू ई इंटू डी। तो अगर हमारे पास पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हैं तो डेफिनेटली डी की वैल्यू यहां पे क्या पुट करना पड़ेगी, 1 पुट करना पड़ेगी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट हमारे पास है, विच पाथ शोज अ पॉसिबल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड शोन एज। अब ये एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर एंटर हो रही है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। सो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एंटर हो रही है। कहता है ओ, एन और एम पाथ में से कौन से वाला पाथ इलेक्ट्रॉन का हो सकता है। अब अगर हम यहां पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसने लेबल की हुई है, इट इज फ्रॉम दिस प्लेट टूवर्ड्स दिस प्लेट। इसका मतलब ये होगा कि ये वाली प्लेट जो है ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगी और ये वाली प्लेट किस पोटेंशियल पे होगी, नेगेटिव पोटेंशियल पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो मूव करती हैं पॉजिटिव पोटेंशियल से टुवर्ड्स द नेगेटिव पोटेंशियल। अब अगर ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन बीम जो है इसी डायरेक्शन में बेंड होगी, तो इलेक्ट्रॉन का जो पॉसिबल पाथ होगा दैट विल बी पाथ एम। नेक्स्ट इज द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट ए पॉइंट एक्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 6 वोल्ट हायर देन एट पॉइंट वाई। एक मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है जिसमें क्या है, एक्स वाले पॉइंट का इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉइंट वाई। इफ अ नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस वैल्यू, दिस इज की वर्ड, इफ अ नेगेटिव चार्ज ऑफ -5 कूलम इज मूव्ड फ्रॉम एक्स टू वाई देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज विल बी। अब ये मेरे पास सिचुएशन है, लेट्स अज्यूम ये पॉइंट एक्स है, ये मेरे पास है पॉइंट वाई। -5 कूलम चार्ज को मैं मूव कर रहा हूं एक्स वाले पॉइंट से टुवर्ड्स वाई, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। अब उसने स्टेटमेंट में कहा कि एक्स वाले पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो वाई की निस्बत क्या है, 6 वोल्ट ज्यादा है। तो लेट्स अज्यूम जस्ट फॉर आवर इज एक्स का पोटेंशियल +6 वोल्ट है तो वाई का पोटेंशियल ऑटोमेटिकली हो जाएगा 0 वोल्ट। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखें कि चार्ज नेगेटिव है और नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है फ्रॉम
हाई पोटेंशियल टूवर्ड्स लो पोटेंशियल। तो इसका मतलब है अगर मैं नेचुरली बात करूं तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर लो वाला पोटेंशियल जो है वो फोर्स लगाता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स, और उसकी डायरेक्शन अगेंस्ट द फील्ड होती है। जैसा कि इस वाले पैरेलल प्लेट्स के लिए भी हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज पे जो कूलम फोर्स लगती है वो नेगेटिव वाली या लो पोटेंशियल प्लेट से हाई की तरफ लगती है। अगर हम चार्ज को हाई पोटेंशियल से लो की तरफ खुद से मूव करें तो इसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को अगेंस्ट द फोर्स मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जब चार्ज को हम हाई पोटेंशियल से लो की तरफ लेके जाएंगे तो हमें चार्ज को बेसिकली उस डायरेक्शन में पुश करना पड़ेगा, खुद से उसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। अब कितनी इंक्रीज होगी वो हम यहां से मालूम कर सकते हैं। डेल्टा यू बराबर होता है क्यू मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी। इसकी वैल्यू 6 है, चार्ज की वैल्यू -5 है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 जूल एनर्जी की वैल्यू आएगी। और एनर्जी जो है होगी क्या, इंक्रीज होगी। डिक्रीज एनर्जी तब होगी जब चार्ज मूव करेगा लो पोटेंशियल पे जाके, अगर छोड़ दें ऑटोमेटिकली चार्ज जो है लो से हाई की तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बहरहाल जो एमसीक्यू दिया गया है उसमें उसने पोटेंशियल एनर्जी का स्टेटस पूछा है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी चूंकि हाई से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम is moved from O to N via two different paths, for which path the work done is greater। तो ये मेरे पास सिचुएशन है, दो प्लेट्स हैं, दोनों का पोटेंशियल दिया हुआ है। चार्ज पाथ 1 और पाथ 2 को फॉलो करके O वाले पॉइंट से जाता है N वाले पॉइंट तक। तो कहता है इनमें से किस पाथ पे वर्क डन जो है वो ज्यादा होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात याद रखिएगा, जस्ट लाइक अ ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये भी कंजर्वेटिव फील्ड होता है। कंजर्वेटिव फील्ड से मुराद, अगर आप दो पॉइंट्स के दरमियान किसी चार्ज को मूव करवाते हैं तो जितने मर्जी आप पाथ फॉलो कर लें सारों के लिए वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पे आंसर आएगा वर्क डन इज सेम। एंड देन हमारे पास है रेफरिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को रेफर करते हुए कि अगर ओ एन डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ये वाला डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, और कर्व डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो कहता है द वर्क डन ऑन द चार्ज वाइल फॉलोइंग कर्व्ड पाथ। अब हम इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, चाहे कर्व पाथ फॉलो करें चाहे स्ट्रेट पाथ, वर्क डन ने सेम होना है। और वो वर्क डन कैसे आएगा, इट विल बी इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। क्यू हमारे पास यहाँ पे कितना है, चार्ज की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस प्लेट और इस प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस सब निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी 100। कैसे निकालेंगे, 50 ये वाला माइनस ये -50 है तो ये माइनस डबल मिलके प्लस हो जाएगा। दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर 100 आएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू से, 100 को हम 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 10 की पावर -3। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स इज -50 वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है -50, देन पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स इज। तो देखें हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड से, पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन ये था, E बराबर था नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब अगर इसकी वैल्यू यहां पे मैं पुट कर दूं -50, तो ये वाला माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये माइनस का साइन इससे कैंसिल हो जाएगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में नहीं बल्कि पॉजिटिव 50 न्यूटन पर कूलम आएगी। एंड द नेक्स्ट एमसीक्यू इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ प्रोटॉन एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अवे। एक प्रोटॉन है, उससे 1 मीटर डिस्टेंस पे उसका पोटेंशियल पूछा हुआ है। तो अगर पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखूं दैट इज KQ/R। अब K यहाँ पे क्या है, 9 × 10 की पावर 9। चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है, 1.6 × 10 की पावर -19, और डिस्टेंस कितना है
1। अब यहाँ पे अगर हम 9 ये 10 की पावर्स को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं, 10 की पावर्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर -19 और +9 करेंगे तो आ जाएगा -10 और मल्टीप्लाइड बाय 1.6 को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ। अब अगर मैं 1.6 में से पॉइंट जरा इग्नोर कर दूं या 1.6 को इस तरह से लिख लूं कि ये क्या है 16/10, तो इसका मतलब है 1.6 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं 9 मल्टीप्लाइड बाय 16/10। तो 16 को जब 10 से ज़रब देते हैं तो हमारे पास 160 आता है, 16 को 9 से ज़रब देंगे तो 144 आएगा। 144 बाय जब 10 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 14.4 आंसर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास फिर क्या आ गया 14.4। इसको जब हम फर्दर ये अशारिया यहाँ पे लाएंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या बन जाएगा 1.44 इंटू 10 की पावर -9 वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q0 शोन इन द डायग्राम। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया गया है। दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज ये 10 और ये -10, इनको उसी तरीके से हम जैसे पीछे किया था इनको करेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 20। अब ये Q0 की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा R दिया हुआ है, चार्ज के ऊपर फोर्स पूछी हुई है, तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेट्स के दरमियान बराबर होता है मैग्नीट्यूड वाइज डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R। और इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज डिवाइड इज इक्वल्स टू डेल्टा V ओवर डेल्टा R। तो इस फॉर्मूले में मुझे डेल्टा V पता है, डेल्टा R पता है, Q की वैल्यू पता है, आई कैन फाइंड द फोर्स। ये हम जो है जब फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3। एंड देन नेक्स्ट MCQ इज टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड Q। सिमिलर चार्जेस हैं, इसका मतलब अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, कहता है दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है दैट इज d। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट ए पॉइंट P मिडवे बिटवीन द चार्जेस। तो ये मेरे पास सिचुएशन है, एक चार्ज Q, ये दूसरा चार्ज Q है, इनके दरमियान में टोटल डिस्टेंस d है, मिडवे पॉइंट है जिसका डिस्टेंस दोनों चार्जेस से ऑब्वियसली क्या होगा दैट विल बी d/2। इस पॉइंट पे कहता है इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। पहला सवाल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हमने देखा था किसी एक पॉइंट पे जब दो चार्जेस का पोटेंशियल निकालना हो तो वो दोनों चार्जेस का पोटेंशियल क्या कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। तो जब इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल देखेंगे तो दैट विल बी के क्यू, डिस्टेंस क्या है इस चार्ज का इस वाले पॉइंट से, ये d/2 है, तो d/2। सिमिलरली दूसरे चार्ज के लिए भी ऐसे ही करेंगे d/2, तो हमारे पास फाइनल जो आंसर बनेगा दैट विल बी, दोनों को ऐड करने से KQ4 ओवर आ जाएगा यहाँ पे d डिस्टेंस। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास आ गया 4KQ ओवर d। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस P वाले पॉइंट पे दोनों चार्जेस की वजह से जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो वो कैसे आएगा V1 माइनस V2। चूंकि V1 और V2 की वैल्यू बराबर है तो आंसर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का क्या आ जाएगा 0, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा फाइनल इट विल बी डेल्टा। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं क्विकली। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा या लूज करेगा जबकि वो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट के दरमियान ट्रेवर्स कर रहा हो, लो से हाई की तरफ मूव कर रहा हो या हाई से लो की तरफ मूव कर रहा हो, तो उस दौरान में जो एनर्जी गेन या एनर्जी लूज होगी दैट विल बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैथमेटिकली इसको यूं लिख सकते हैं, दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला, डेल्टा के एंड इसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज की जगह 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट किया, 1 वोल्ट पुट किया, हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन जूल के साथ बन गया। अब बाकी जो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एनर्जी हैं उनके साथ रिलेशन जूल का हम देख लेते हैं। पहला तो यही जो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पढ़ा, देन किलोवाट आवर का रिलेशन, ये सारे के सारे MCQs हैं इंफॉर्मेशन बेस्ड। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ तो याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा
और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये चीज हमने एक एमसीक्यू में प्रीवियसली यूज भी की थी। और सेकंड पॉइंट हमारे पास है, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करे हाई पोटेंशियल से या पॉजिटिव पोटेंशियल से टूवर्ड्स लो पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी और काइनेटिक एनर्जी जो है लूज होगी। अब एक सिंपल सा एमसीक्यू इस फॉर्मूले से रिलेटेड देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहते हैं एन अल्फा पार्टिकल इज मूव्ड अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पार्टिकल क्या है? अल्फा। अगर अल्फा पार्टिकल है तो चार्ज क्या होता है? 2e। इसका मतलब है चार्ज की वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये आ गया अल्फा पार्टिकल का चार्ज। अब पूछता है, दिस अल्फा पार्टिकल इज मूव्ड अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट। डेल्टा वी की वैल्यू दे दी उसने 5 वोल्ट। तो कहता है एनर्जी एक्वायर्ड बाय अल्फा पार्टिकल। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एनर्जी एक्वायर्ड जो है वो हमारे पास क्या होगी? दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू इंटू डेल्टा वी। क्यू की ये वाली वैल्यू जो कि बनेगी 3.2 इंटू 10 की पावर -19 और डेल्टा वी की ये वैल्यू 5 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -18 जी। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इनके दरमियान कंपैरिजन देख लेते हैं क्विकली। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला k q1 q2 ओवर r स्क्वायर, यहाँ पे k कूलम्स कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला g m1 m2 ओवर r स्क्वायर, यहाँ पे g क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं? दोनों फॉर्मूलों की जो शक्ल है वो सेम है। बोथ फोर्सेस फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों की दोनों फोर्सेस याद रखिएगा कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, मतलब दोनों जो फील्ड्स हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल, दोनों में वर्क डन जो है वो पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास है, बोथ आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। दोनों फोर्सेस जो हैं वो नॉन कॉन्टैक्ट हैं, मतलब दोनों बॉडीज को जिनके दरमियान ग्रेविटी या इलेक्ट्रिक फोर्स डिस्कस कर रहे हैं उनको एक दूसरे के साथ टच नहीं करना पड़ता इस फोर्स को फील करने के लिए। एक पॉइंट स्किप हो गया था, बोथ फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी कॉजिंग द फोर्स। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इसके प्रोपोर्शनल है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के प्रोपोर्शनल है। उसके बाद है, बोथ फोर्सेस आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। दोनों फोर्सेस की वैल्यू स्ट्रिक्टली अगर हम जीरो करना चाहते हैं तो जीरो करने के लिए आर की वैल्यू हमें फॉर्मूले के अंदर इन्फिनिटी पुट करना पड़ती है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस दोनों की दोनों लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। और ये बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है, हमें बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स शॉर्ट रेंज है जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज है। तो याद रखिएगा दोनों की दोनों फोर्सेस जो हैं वो लॉन्ग रेंज ही होती हैं और दोनों ऑब्वियसली बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं। दिस इज अनदर सिंपल पॉइंट। एंड देन हमारे पास है, बोथ फोर्सेस आर एक्सर्टेड पैरेलल टू द फील्ड डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के या तो पैरेलल होगी या एंटी पैरेलल होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड भी ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में एक्ट करती है। लेकिन हम अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड रीजन, तो हमें पता है जब हम फॉर्मूला चैप्टर 14 में डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, वो परपेंडिकुलर आती है टू द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन फोर्सेस के दरमियान जो डिसिमिलैरिटीज हैं। तो डिसिमिलैरिटीज भी बड़ी सिंपल हैं हमारे पास। पहली डिसिमिलैरिटी है कि के जो है वो कूलम कांस्टेंट इज मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सेकंड इज के इलेक्ट्रिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर फोर्स एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। देन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, दिस इज एफ। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास मैसेज के दरमियान एग्जिस्ट करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव होती है जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरह की हो सकती है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती। और इलेक्ट्रिक फोर्स से शील्ड हम अपने आप को कर सकते हैं, जैसा कि गॉसिस लॉ की पहली एप्लीकेशन थी कि इनसाइड अ हॉलो मेटल चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन हम ग्रेविटेशनल फोर्स से शील्डिंग नहीं कर सकते। लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकॉन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर हम बेसिक इंट्रोडक्शन है और 2-3 फॉर्मूलाई देखेंगे जो फाइनल हम एमसीक्यू वाइज यूज कर सकेंगे।
1909 में मिलीकॉन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मालूम करने के लिए। दिस इज इंफॉर्मेशन सिंपल। उसके बाद ऑयल ड्रॉप, यहाँ पे जो हम चार्ज करते हैं फिजिक्स की बुक के अंदर जो मेथड है वो चार्ज हम ऑयल ड्रॉप्स को करते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वॉल्स ऑफ एटोमाइजर एंड ऑयल ड्रॉप्स। केमिस्ट्री की बुक के अंदर जब हमने इसी एक्सपेरिमेंट को किया था फर्स्ट ईयर में, तो हमारे पास वहाँ पे एक्सरेज को यूज़ किया गया था चार्ज करने के लिए। बहरहाल हमारी फिजिक्स की बुक के अंदर ये चार्ज जो है ड्रॉप्स को करने के लिए मेथड वो फ्रिक्शन वाला यूज़ हुआ है। एंड देन देयर इज ऑयल ड्रॉप्स सस्पेंड तब होंगे, स्टैटिक तब होंगे जब इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस बराबर होंगी। अब दोनों फोर्सेस की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन बनेगा जो कि न्यूमेरिकल वाइज जो है वो एमसीक्यू में यूज हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह उसकी वैल्यू पुट करके चार्ज का रिलेशन हम बना सकते हैं Q इज इक्वल टू mg/d/v। तो ये रिलेशन भी न्यूमेरिकल के अंदर यूज हो सकता है। देन हमारे पास इस रिलेशन के अंदर चूंकि मैस की वैल्यू जो है वो मालूम करना मुश्किल थी, तो हमने वो मैस को इनडायरेक्टली मालूम किया इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले के अंदर एक और मसला आ गया था रेडियस का, तो रेडियस की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने जो है फाइनल रिलेशन रेडियस का बनाया था। तो यहाँ से रेडियस आएगा, ये रेडियस इस मैस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे और मैस को उस क्यू वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास सारी चीजें आ जाएंगी। यहाँ पे वी टी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी है एंड इट इज वेरी स्मॉल। ऑब्वियसली चूंकि मैस ऑफ द ड्रॉपलेट वेरी स्मॉल होता है तो अल्टीमेटली टर्मिनल वेलोसिटी भी स्मॉल होगी। ये फॉर्मूले एज सच जो है वो न्यूमेरिकल वाइज नहीं एज सच यूज होंगे, वो पहले दोनों वाले लाजमी यूज होंगे। उसके बाद है चार्ज ऑन द ड्रॉप्स। जब उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया तो उसने मिलीकॉन ने देखा कि चार्ज जो किसी भी ड्रॉप पे था वो एक मिनिमम वैल्यू का इंटेग्रल मल्टीपल था। इस चीज को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। यहाँ पे n क्या है, इट इज एन इंटीजर, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। जबकि E क्या है, इट इज द मिनिमम चार्ज जो किसी भी ड्रॉपलेट पे मालूम किया गया था और उस चार्ज की वैल्यू जो है मिनिमम की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 थी। चूंकि वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था तो उसको हमने सिंबलाइज कर दिया नेगेटिव साइन से। तो ये हमारे पास आगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकॉन एक्सपेरिमेंट। अब एक दो एमसीक्यूज देख लेते हैं एंड दैट विल बी ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज ऑन अ ड्रॉप इन मिलीकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो कहता है इनमें से कौन सा चार्ज जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता मिलीकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में किसी भी ड्रॉपलेट के ऊपर। तो अभी हमने देखा कि चार्ज जो होता है वो इंटेग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। इसका मतलब यहां पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही आएगा। अगर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये दोनों मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास 3.2 वाली ऑप्शन बन जाएगी। n 3 पुट करेंगे तो ये वाली ऑप्शन बन जाएगी। n अगर हम 5 पुट करेंगे तो ये वाली ऑप्शन बन जाएगी। इसका मतलब ये वाली तीनों ऑप्शंस A, B और C तो जो है वो इंटेग्रल मल्टीपल हैं, लेकिन अगर इस वाली ऑप्शन की बात की जाए तो ये वाली ऑप्शन जो है यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी। तो ये हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द चार्ज ऑन अ ड्रॉप, वो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन आ जाएगी। एंड लास्ट एमसीक्यू, द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू होल्ड अ सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ मैस दिस वन एंड चार्ज दिस वैल्यू बिटवीन टू प्लेट्स 20 सेंटीमीटर अपार्ट। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ट्रांस मालूम करनी है। एक चार्ज पार्टिकल को सस्पेंड करने के लिए उसका मैस दिया हुआ है, उसका चार्ज दिया हुआ है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज Q इंटू E इज इक्वल्स टू mg। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा mg/q। अब Q की वैल्यू और m की वैल्यू बराबर जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा G के बराबर, जिसकी वैल्यू है 9.8। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, इट विल बी अल्फा ऑप्शन विच इज 9.8। So thank you very much. That is all from this lecture.